हेलो एवरीवन, एजुकेशन राइज पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम, स्वागत। ये हमारा दूसरा पेपर है। इससे पहले जो पहला पेपर जो था उसकी हमने पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, आप लोगों ने देख ली होगी। आइए करते हैं शानदार ढंग से शुरुआत। हिंदी अनिवार्य का जो आपका एग्ज़ाम होना है उससे पहले की मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में छपने वाले प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखो, पहला सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में जो आपके पारिभाषिक शब्दावली के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न आपको बताना है, आंसर इसका बताना है कि अडॉप्ट का पारिभाषिक शब्द बताइए। तो ऑप्शन है हमारे पास अपनाना, जाना, पहनना या उठना। तो अडॉप्ट का पारिभाषिक शब्द होता है अपनाना। कंप्लीट देखना है इस वीडियो को, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रकार के प्रश्न है, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग नए प्रश्न है और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। आपने अगर क्लास मिस कर दी, बीच में कहीं से अगर स्किप किया तो इंपॉर्टेंट प्रश्न छूट जाएंगे और परीक्षा में आने के बाद पछताओगे। इसलिए कंप्लीट देखें, पूरा देखें और ज़्यादा अगर पेपर चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको और 2-3-4 पेपर अवेलेबल करा दूंगा। तो राइट आंसर पहले का हो गया अपनाना। दूसरा है बच्चों कि अग्री का पारिभाषिक शब्द बताइए। तो एग्री का पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। राइट होगा यहाँ पे सहमत होना। ऑप्शन थर्ड जो है सहमत होना। परीक्षा में 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं ताकि किसी भी कोई गलत होने की कोई भी संभावना न रहे वहाँ पे। तो राइट आंसर इसका रहेगा, देखो ऑप्शन तो असहमत होना भी और सहमत होना भी है, मिलता जुलता। कई बार अगर उतावल में आपने कर दिया ना असहमत होना तो गलत हो जाएगा, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स, सहमत होना। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है जनसंचार माध्यमों में एवं समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका कौन निभाता है। तो जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम है, रेडियो है, टेलीविज़न है, प्रिंट मीडिया है और इंटरनेट है, इसमें जो द्वारपाल होता है, द्वारपाल का मतलब होता है जो एक रक्षक के तौर पर उसकी भूमिका जो है वो कौन निभाता है। वो पत्रकार होता है, संपादक होता है, पाठक होता है या दर्शक होता है। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा इसका संपादक, क्योंकि जो संपादक होता है किसी भी समाचार पत्र का वही उसकी मेन जिम्मेदार वही व्यक्ति होता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब, संपादक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब देखिए, टीवी पर जो खबरें प्रसारित होती है उसके 7 चरण होते हैं और ये जो हमने अगर आप इसका जो अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है, कंप्लीट प्रश्न उत्तर अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने इसका एक सेपरेट 2 वीडियो बना दिए हैं। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बन सकते हैं वो सारे हमने वहाँ पे दिए हैं, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑप्शन 1 है विजुअल, दूसरा है नेट, तीसरा है बाइट और चौथा है उपर्युक्त, तीनों ही। तो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर तीनों ही रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। और ये विजुअल क्या है, नेट क्या है, बाइट क्या है, इसको अलग अलग हमने उस क्लास में जो वीडियो है उसमें अलग से बता रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट है मेरा घर तो हिमालय है, वाक्य में शब्द शक्ति प्रकट हुई है। अब यहाँ पे देखिए, मेरा घर तो हिमालय है, मतलब हिमालय तो किसी का घर नहीं हो सकता, बट यहाँ पे इसके लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है। तो राइट आंसर होगा लक्षणा शब्द शक्ति। ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही जवाब है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति में जहाँ मुख्य अर्थ प्रकट होता है और लक्षणा शब्द शक्ति में जहाँ लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। व्यंजना शब्द शक्ति में कोई और अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। लक्षणा और मुख्यार्थ के अलावा कोई तीसरा अर्थ परिस्थितियों के हिसाब से जब हम ग्रहण करते हैं तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। लक्षणा और व्यंजना दोनों के 2-2 भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहां उपमेय में उपमान की आशंका हो और उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहां पे अलंकार कौन सा होता है। ध्यान से समझना कि उपमेय में ही उपमान की आशंका हो जाए कि ये है कि ये है, मतलब ऐसे हो जाए तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि दोनों में से कौन सा वास्तविक कौन सा है, सही कौन सा है, एक्चुअल कौन सा है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखो, और ये जो बाकी जो अलंकार जो है ना, जैसे उपमा अलंकार है जहाँ पे उपमेय कोई उपमान की उपमा दे दी जाए, संदेह अलंकार है और विरोधाभास अलंकार है। तो ये सारे अलंकार हमने हमारे अलंकार वाले चैप्टर में अच्छी तरह से करा रखे हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है आनंद यादव, दूसरा है श्याम मनोहर जोशी, तीसरा है ओम थानवी और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा आनंद यादव। जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव, और इन्होंने अपने बचपन से लेकर के, चूंकि ये आत्मकथा है, खुद कवि लेखक अपने बारे में आपको बता रहा है, तो ये आत्मकथात्मक अंश है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जूझ उपन्यास जो है वो कैसा उपन्यास है, वर्णनात्मक है, आत्मकथात्मक है, इस तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है, तो ये कथात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यशोधर बाबू किसके आदर्शों पर चलते थे? ऑप्शन आपके सामने है माता पिता, महात्मा गांधी, कृष्णानंद पांडे या मेनन। तो राइट आंसर रहेगा कृष्णानंद पांडे के आदर्शों पर चलते थे। राइट आंसर है ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ऑप्शन एक है स्वतंत्रता आधारित हो, समता आधारित हो, भ्रातृत्व आधारित हो या फिर उपयुक्त सभी। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा इसका उपयुक्त सभी। इन सभी के हिसाब से जिस समाज का निर्माण होता है वही आदर्श समाज माना जाता है। ऐसी परिभाषा जो है वो भीमराव अंबेडकर साहब ने दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, लुटन सिंह के दोनों लड़कों के लिए क्या घोषणा की गई है? ऑप्शन एक है दरबार का भावी पहलवान, दरबार के भावी मंत्री, दरबार के भावी सेनापति या दरबार के भावी कोषाध्यक्ष। तो जब आपको याद होगा, जो पुराने राजा साहब थे उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि ये दरबार के भावी पहलवान होंगे, लेकिन बाद में नए राजा जैसे ही गद्दी संभालते हैं तो उसके बाद पहलवानों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ, दरबार के भावी पहलवान की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जीजी के दृष्टिकोण में त्याग क्या है? तो देखो, ऑप्शन एक है करोड़ों रुपए का दान करना, या फिर अपनी जरूरत त्याग कर मानव के लिए कुछ देना, या ईश्वर के लिए प्रसाद चढ़ाना, या भ्रष्टाचार दान करके दान करना। तो अपनी जरूरत को त्याग करके जो दान दिया जाता है जीजी के अनुसार वही वास्तविक दान है। तो जीजी कहती है ना कि जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और उसी का अगर आप दान करते हो तो वही दान जो है वो सही दान माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुबैया क्या है? ऑप्शन है गर्बिला है, एक प्रकार का रोब है, उर्दू फारसी का एक छंद है, या एक प्रकार की रोमानियत है। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा ये उर्दू फारसी का एक छंद है। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास किस शाखा के कवि माने जाते हैं? बच्चों तुलसीदास जी जो है वो राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग जो शाखाएं दी ना, ये सभी शाखाएं जो भक्ति काल है, तो भक्ति काल में भक्ति काल को दो भागों में विभाजित करते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती है, और निर्गुण भक्ति में ज्ञान मार्ग की शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा आती है। अब राम भक्ति शाखा में भगवान राम को आराध्य मान करके कविताओं की रचना की गई है, और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को आराध्य मान करके रचना जो है वो की गई है। तो तुलसीदास जी राम भक्ति में शाखा में जाएंगे, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा में जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्ग की शाखा में जाएंगे, और कबीर दास जी ज्ञान मार्ग की शाखा में, गुरु नानक और कबीर दास जी ज्ञान मार्ग की शाखा में जाएंगे। अगला प्रश्न है कि बादल राग कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो बच्चों बादल राग कविता में पूरी तरह से वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। बादलों का आह्वान किया जाता है, बादलों से बारिश करने की गुजारिश की जाती है। तो राइट आंसर रहेगा वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार की जो अन्य रचना है ना, उन रचनाओं को भी आप याद रखें। वहाँ पे कई ऐसी रचना है जहाँ ऋतुओं का वर्णन हुआ है, तो वहाँ से भी ऋतुओं से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को कहते हैं। तो मौखिक और लिखित माध्यम को भाषा कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से दूसरा भी बन सकता है कि भाषा के दो माध्यम कौन से हैं, या भाषा के दो भेद कौन से हैं। तो एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर भी पूछा जा सकता है, बड़ा प्रश्न जो है वो आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, संस्कृत रिक्त स्थान लिपि में लिखी जाती है। तो अब संस्कृत भाषा जो है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रिक्त स्थान में आपको भरना है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में संस्कृत लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, और इसके अलावा जो है वो मराठी भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है। तो इस प्रकार की ये जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, मोहन गधा है वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो देखो कोई आदमी तो गधा तो हो नहीं सकता, पर गधे जैसे लक्षण है उसमें, तो लक्षण के आधार पर यहाँ पे अर्थ ग्रहण करके इस प्रकार की बात कही गई है। तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी।
अब देखो लक्षणा शब्द शक्ति है ना, उसके दो भेद हैं, एक है प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरा है रूढ़ा लक्षणा। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि प्रयोजन, किसी विशेष प्रयोजन से जब लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे कौन सी लक्षणा होगी, तो वहाँ पे आपको बताना है प्रयोजनवती लक्षणा। और जहाँ पर कहीं रूढ़ि के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस शक्ति के द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ का बोध होता है उसे कौन सी शक्ति कहते हैं, तो साक्षात संकेतित अर्थ जहाँ प्रकट होता है ना बच्चों, सीधा मतलब सीधा अर्थ जहाँ प्रकट होता है, उसका साक्षात अर्थ प्रकट होता है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। जिसका जहाँ मुख्यार्थ का बोध का प्रकट होता है तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगला है कि जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। क्यों रूपक अलंकार है, क्योंकि जग को सागर का रूप दिया गया है ना। जग जो है ना, संसार जो है, इसको एक सागर के समान माना गया है। संसार सागर रूपी संसार, तो सागर के समान, सागर का रूप देने के कारण रूपक अलंकार होता है, मतलब किसी चीज को किसी दूसरे का रूप दे देना। नेक्स्ट है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए बहु, तरुवर बहु छाए, उक्त काव्य पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार में आप सभी को पता है किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ पे चाहे उसकी ध्वनि समान रहे कि नहीं रहे, लेकिन त वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के अलग अलग विद्वानों ने कहीं पे 4 भेद और कहीं पे 5 भेद माने गए हैं, जैसे वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, ये अलग अलग भेद है अनुप्रास अलंकार के। नेक्स्ट प्रश्न है, अब हम करेंगे एक अपठित गद्यांश, तो इसको हम अगले अध्याय अगली क्लास में लेते हैं। ये इतने प्रश्न हैं और मैं, आप कमेंट करिएगा, कमेंट अगर आप करते हैं तो मैं और आपको ज़्यादा पेपर अवेलेबल करा दूंगा। और जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आप लोग जल्दी क्लास खत्म होते इसका सॉल्यूशन, पेपर का सॉल्यूशन भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आज की भी इस क्लास में तो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।